तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमारा अगला टॉपिक, जो कि ये बताता है कि हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी तक समझा था यूटिलिटी अप्रोच से, और वहाँ पे ये बोला गया था कि सेटिस्फैक्शन को नापा जा सकता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन को नापा नहीं जा सकता। ठीक है, सेटिस्फैक्शन को नंबर में डिफाइन करना अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे डिफाइन करोगे कि यार इतनी सेटिस्फैक्शन इतने नंबर की मिली, अलग अलग लोग अलग अलग नंबर दे सकते हैं। तो हमारे पास आए जे.आर. हिक्स और उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन एक ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जहां पे हम किसी चीज को रैंक तो कर सकते हैं लेकिन कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि भाई मदर का प्यार जो है, माँ का प्यार जो है बच्चों के लिए कैसा रहेगा? ऑर्डिनल इन नेचर रहता है। ऑर्डिनल का मतलब माँ ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा प्यारा है, ये कम प्यारा है। आप अपने दोस्तों को ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा पसंदीदा है। ये थोड़ी बोल सकते हो कि इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिलती है, उससे मुझे उतनी यूटिलिटी मिलती है, इससे 100 की यूटिलिटी मिलती है। लव, सेटिस्फैक्शन, इन सब चीज़ों को नंबर में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है ना? तो जे.आर. हिक्स ने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑर्डिनल अप्रोच से भी समझा जा सकता है। हमने कहा अच्छा, ऑर्डिनल अप्रोच से कैसे समझाओगे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। अब फिर सवाल आता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व को अगर समझना तो पहले इंडिफरेंस का मतलब समझते हैं। जैसे कि अगर वर्ड डिसिप्लिन है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनडिसिप्लिन। यानी अगर किसी वर्ड में मैं इन लगा दूं तो उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। सिमिलरली डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस होना, अलग अलग होना। इनडिफरेंस का क्या मतलब होगा? हैविंग नो डिफरेंस। तो इनडिफरेंस कर्व अगर मैं समझाऊं तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएगा जिसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं पाते। इन अनदर वर्ड्स, इनडिफरेंस कर्व किसी दो गुड्स की कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताएगा जिसमें आप हर कॉम्बिनेशन में अपने आप को एक जैसा ही महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि कभी किसी एक की कंजम्पशन बढ़ेगी, एक की कम हो जाएगी, कभी इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, इसकी कम हो जाएगी। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, आप हर जगह पे बराबर ही सुखी हो। ठीक है, ये बेसिकली आपकी खुशी को बताता है, सेटिस्फैक्शन को बताता है कि आप हर जगह पे बराबर सेटिस्फाइड हो। इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस, ये वेरियस है, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड्स इक्वल एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन टू द कंज्यूमर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो x और y, उसके पास दो गुड्स है। अगर वो कॉम्बिनेशन ए में जाए जिसमें वो एक इसे कंज्यूम कर रहा है, 10 इसे कंज्यूम कर रहा है, तो उसे जो हैप्पीनेस मिल रही है, तो उसे जो हैप्पीनेस मिल रही है वो एक हैप्पीनेस है। अगर वो दूसरा कॉम्बिनेशन ले कि इसकी कॉम्बिनेशन यानी इसके यूनिट्स को बढ़ा दे और इसके यूनिट्स को कम कर दे, तो भी वो बराबर ही सेटिस्फाइड है। अगर वो इसको और बढ़ा दे, इसको थोड़ा और कम कर दे, तो भी वो बराबर सेटिस्फाइड है। और अगर वो इसे और बढ़ा दे, इसे और कम कर दे, तो भी वो बराबर सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल वो केक वाला, सॉरी एक चॉकलेट वाला और टॉफ़ी वाला, कि अगर आप बर्थडे पार्टी में गए हो और आपको चॉकलेट का ऑप्शन दिया जा रहा है और आपको टॉफ़ी का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, एक चॉकलेट 10 टॉफ़ी दे दे तो भी आप खुश हो। अगर आपको 2 चॉकलेट और 6 टॉफ़ी दे दी जाए तो भी आप खुश हो, क्योंकि यहाँ भले ही टॉफ़ी कम हुई है, चॉकलेट भी तो बढ़ गई। अगर आपको 4 टॉफ़ी और 3 चॉकलेट दे दी जाए तो भी आप खुश हो, और अगर आपको 3 टॉफ़ी और 4 चॉकलेट दे दी जाए तो भी आप खुश हो। आपको इन चारों कॉम्बिनेशन में कोई एतराज़ नहीं है। जैसे कि अगर आंटी पूछ ले आपसे कि बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे, तो क्या कहोगे? आंटी नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आंटी कोई भी दे दो, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, हमने तो बर्थडे पार्टी में खाने से मतलब है ना, हम तो सब ठूस लेंगे। तो आप हर कॉम्बिनेशन में बराबर सेटिस्फाइड हो। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये कर्व फॉर्म लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व अगर तो आप देख सकते हो 1 पे 10, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हम लोगों ने कॉमोडिटी x को लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमोडिटी y को लिया है। ठीक है, और उसके हिसाब से एक कर्व बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज है? इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी आप
इंडिफरेंस कर्व में लेफ्ट से राइट देखोगे तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा होगा, ठीक है, हमेशा नीचे की तरफ गिरता हुआ बन रहा होगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर हमारे पास दो गुड्स है, एक एक्स और वाई, और अगर हमारे को दोनों में सेटिस्फैक्शन सेम ही बना के रखनी है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों में सेटिस्फैक्शन सेम बना के रखनी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक गुड्स कम हो रहा हो और दूसरा गुड्स बढ़ रहा हो। अगर ये दोनों ही बढ़ेंगे तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, अगर दोनों ही कम होंगे तो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमें तो सेटिस्फैक्शन सेम रखनी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक गुड्स कम हो और दूसरे गुड्स की कंजम्पशन बढ़े। और याद रखना, कभी भी मैथ्स के अंदर में अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या रीजन है? इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इफ कंजम्पशन ऑफ वन गुड इज इंक्रीज, वी हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स, एंड इफ देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ग्राफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी अगर हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये हमेशा इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किस शेप का बनेगा? कॉन्वेक्स शेप का बनेगा, ठीक है। कॉनकेव शेप क्या होती है? ये होती है। कॉन्वेक्स शेप ये होती है। तो ये हमेशा कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस। अब सवाल आता है, व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस किस चिड़िया का नाम है? तो एमआरएस का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? हाउ मच अ पर्सन इज रेडी टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, यानी एक इंसान 1 यूनिट की कितनी चीजों को लॉस करने के लिए रेडी है, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट, ठीक है। क्या मतलब है एमआरएस का? कि अगर मान लो मेरे को ये वाला एग्जांपल अगर याद करते हैं, 10 और 6, 1 और 2, तो इसमें मैं 1 यूनिट को पाने के लिए जितने यूनिट छोड़ने के लिए रेडी हूं, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी मैं इसकी 1 यूनिट के लिए कितने यूनिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है ना? सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ोगे, आईसी कर्व में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने कितने यूनिट सेक्रीफाइस करी? 2। यहाँ पर कितने यूनिट गेन करी? 1। जैसे जैसे आप आईसी कर्व में आगे बढ़ोगे, आप पाओगे कि इंसान जो है वो कम सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी है। और कायदे से हर आदमी ऐसा ही होता है। हर आदमी कोशिश करता है कि पाए ज़्यादा और छोड़े कम। तो अपनी लाइफ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप कम यूनिट सेक्रीफाइस करना पसंद करोगे, आप हमेशा ज़्यादा यूनिट आपको अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको कोई भी कहेगा कि भाई 3 यूनिट छोड़ करके 1 यूनिट उठाओ, तो आप 3 यूनिट को छोड़ना पसंद नहीं करोगे। फिर अगर आपको कोई कहे कि चलो 3, आपने किसी तरीके से 3 यूनिट छोड़ करके 1 यूनिट उठा भी ली, आपको फिर कहता है कि भाई 3 यूनिट छोड़ करके फिर 1 यूनिट उठाओ, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं 2 ही यूनिट छोड़ना पसंद करूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो कि यार ये ज़्यादा सेक्रीफाइस लग रहा है मुझे। आप हमेशा कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे। तो एक नॉर्मल इंसान कम सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। जैसे जैसे ज़्यादा गेन करेगा, वो कम यूनिट सेक्रीफाइस करना पसंद करेगा। और क्योंकि अगर आप 1 to 1 सेक्रीफाइस कर रहे होते, 1 to 1 सेक्रीफाइस का मतलब 1 यूनिट के बदले में 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ग्राफ बनता है लीनियर। लीनियर बोले तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका यहाँ पे हो रहा है कि आप पहली बार तो शायद ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर दो, दूसरी बार कम यूनिट सेक्रीफाइस करो, तीसरी बार और कम यूनिट सेक्रीफाइस करो, तो इसीलिए क्या बन जाता है? ये कर्व बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर हो गई बात? एमआरएस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए कि मान लीजिए एमआरएस कैसे निकलेगा। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम? एक्स की 1 यूनिट है, वाई की 100 यूनिट है। फर्स्ट का तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सेकंड पे ज़रा देखते हैं। कितने यूनिट छोड़ रहे हैं हम लोग? 30 यूनिट्स छोड़ रहे हैं। कितने यूनिट का गेन हो रहा है हमारे को? केवल 1।
तो 1 यूनिट को पाने के लिए मैं 30 यूनिट छोड़ रहा हूं, ठीक है। दूसरे केस में कितनी यूनिट छोड़ रहा हूं मैं, कितने यूनिट को पाने के लिए 1, यानी यहां पर मैं 20:1। आप नोटिस कर रहे हो, एक इंसान को जब लगा कि ज्यादा है ना, तो वो अगले यूनिट में उतनी यूनिट छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो कम ही यूनिट छोड़ना चाहेगा, और हर आदमी ऐसे ही चाहता है, ठीक है, कि मुझे मिले ज्यादा छोड़ू कम। मैं कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। होता है ना कि जिंदगी में आप ऐसा चाहते हो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, ये छूट जाए तो गम है। तो इसीलिए ये अपना गम कम कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, एक पाना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ना उतना नहीं चाहता। अगली बारी में बेचारा और कम कर देता है, कहते हैं ना, एक पाने के लिए मैं केवल 10 ही छोड़ने के लिए रेडी हूं। और क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि वो कम सब्सिट्यूट करना चाहती है, ये कॉन्वेक्स बन जाता है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट यहां तक? फिर आता है हमारे पास हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व का अगर हम एक मैप बना दें, आईसी मैप बना दें, तो इस आईसी कर्व में जो जितना ज्यादा राइटवर्ड साइड में आईसी होगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, प्रेजेंट करेगा। कैसे? इसके लिए रीजन है हमारे पास मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है हमारे पास, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक नॉर्मल बीइंग जो रैशनल बीइंग होगा वो ज्यादा यूनिट से ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। एग्जांपल देखो, सपोज करो यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट पे हमारे को 1,5 यूनिट्स मिल रही हैं, यहाँ पर हमारे को 2,5 यूनिट्स मिल रही हैं, और यहाँ पर हमारे को 3,5 यूनिट्स मिल रही हैं। अब सिंपल सी बात है, एक अच्छा एक नॉर्मल बीइंग जो होगा वो ज़्यादा यूनिट्स में अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, ना कि कम यूनिट्स में, है ना। तो IC3 जो है वो हमारे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर यहाँ तक की बात? वेरी गुड। बढ़ते हैं और आगे। दो आईसी कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हायर द आईसी शोज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम इसमें देखें तो मान लेते हैं कि इन दोनों में से येलो वाली लाइन जो है वो ज्यादा राइटवर्ड है, मानते हैं। अगर ये ज्यादा राइटवर्ड है तो ये हमारे को मोर सेटिस्फेक्शन शो करेगी। ऑन द अदर हैंड ये जो है हमारे को लेस सेटिस्फेक्शन शो करेगी। समझ में आती है बात? लेकिन इस पॉइंट पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कंफ्यूजन ये है कि ए पॉइंट हमें लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा है या मोर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे कम से कम एक चीज तो एग्री होनी चाहिए, मोर या फिर लेस। अब क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि एक यूनिट को कंज्यूम करके हम ये बोले कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, मुझे कम सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। मैं यही बोलूंगा ना कि नहीं, या तो ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, हाँ या ना? ठीक है। तो दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो आप हम लोगों ने आईसी कर्व को पूरा समझ लिया। अब हमें बढ़ना है किसके तरफ? बजट लाइन की तरफ। तुम्हें पता है बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? अच्छा एक चीज, हाँ, आईसी करके अजम्पशन रह गई है, ये जरा और कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो कंजम्पशन कर रहा है वो एक रैशनल बीइंग है, ठीक है। नशेड़ी, गंजेड़ी, ठीक है, पागल, ऐसे इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो एक पागल इंसान जो होगा वो ज्यादा यूनिट के बदले कम यूनिट को भी चूज कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, आप तो रैशनल, आप तो समझदार हैं। समझदार इंसान किसको चूज करेगा? हमेशा ज्यादा यूनिट को चूज करेगा। जैसे हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारा जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? शुरुआत होती है हमारी कहाँ से? गोलगप्पों से। अब अगर आप नॉर्मल बीइंग हैं तो आप गोलगप्पे भी खाते हैं, फिर आप पाव भाजी भी खाते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं आगे, चाउमीन वगैरह का काउंटर होता है, आप वो भी चट कर जाते हैं। फिर उसके बाद अगर भल्ले पापड़ी हैं तो वो भी खा लिए जाते हैं, चीले हैं तो वो भी खा लिए जाते हैं। फिर थोड़ा और गए तो फिर मेन कोर्स की तरफ आते हैं। मेन कोर्स में भी हम लोग अपनी जो थाली सजाते हैं उसके अंदर नान, चावल, ठीक है, और 5-6 तरीके की सब्जी, उसके ऊपर एक सेकेंड, ठीक है, तो उसके ऊपर और भी 25 तरीके की चीज़ें, ठीक है, साथ में गुलाब जामुन का भी वो रख लेते हैं, कुछ मीठा, कुछ गाजर का हलवा भी होता है। ये सब कुछ करने के बाद एंड में हम लोग क्या करते हैं? कॉफ़ी भी जा रहे हैं तो एक कॉफ़ी भी हो ही जानी चाहिए, गर्मा गर्म कॉफ़ी, ठीक है। समझ रहे हो?
अगर एक नॉर्मल बीइंग है तो वो ये कर रहा है, तो ये नॉर्मल बीइंग की निशानी, क्योंकि वो चाहता है जितना ज़्यादा चीज़ें मुझे मिल जाए उतना मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। एक अब नॉर्मल बीइंग है तो उसे खिलाओ ना खिलाओ वो क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे सारी सारी चीज़ें नॉर्मल बीइंग के लिए हैं। कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन एंड ऑलवेज सीक फॉर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है। मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है? अ कंज्यूमर प्रेफरेंस इज कॉल्ड मोनोटॉनिक इफ यू प्रेफर द बंडल which has more of at least one of the goods when the quantity of the other good is not lowered। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन 10 एंड 9 का है एंड एक कॉम्बिनेशन 10 और 8 का है, तो कंज्यूमर हमेशा 10 और 9 के कॉम्बिनेशन का चूज करेगा, इसको नहीं, क्योंकि वो हायर कॉम्बिनेशन पे ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है अपने आप को। क्लियर हो गई बात? एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब क्या है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांजिट करके अपने आप को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे ही पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि 1,10 एंड 6,2 ये दो कॉम्बिनेशन दिए थे ए और बी, तो जो कंज्यूमर है वो ए से बी में ट्रांजिट कर सकता है और इन दोनों जगह पे जो उसे एक हैप्पीनेस मिल रही है वो सेम ही है, तो वो क्योंकि सेम सेटिस्फैक्शन वो ट्रांजिट कर जाएगा। समझ में आई बात? गुड। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, बजट लाइन। देखो आप लोगों ने अब तक जो समझा वो था खुशी की बातें। इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या मैंने कहीं पर भी प्राइस के बारे में बोला, इनकम के बारे में बोला? मैंने केवल और केवल क्या बोला कि आप खुश कहाँ पे हो, कहाँ पे आप हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो। तो आपने कहा कि सर दोनों कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में कुछ भी दे दो हम हर जगह पे हैप्पी हैं, हर जगह पे हम खुश हैं। समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे आपकी औकात की। हाँ, बजट लाइन जो है वो है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं औकात की रेखा। अब जैसे ही बोलते हैं ना औकात की रेखा, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, औकात की बातें, वो भी हमसे, बहुत औकात है हमारी, ठीक है सब खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा औकात का कहने का कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। औकात का सिंपल सा मतलब होता है कि विद योर इनकम एंड गिवन लेवल ऑफ प्राइस आप किसी चीज को खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी डिजायर तो है कि मैं जी वैगन लूं, लेकिन जी मेरा जो बजट है वो जी वैगन आर का है ठीक है ना, वैगन आर का मतलब समझ रहे हो ना कि मेरा जो औकात है वो वैगन आर की है, तो मेरे बजट में मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वैगन आर अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे बजट लाइन जो है वो मुझे ये बताते हैं कि भाई आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, आप मैक्सिमम क्या खरीद सकते हो, क्या अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए मैंने अब देखो इंग्लिश में बोल रहे हैं कि अफोर्ड कर सकते हो, तो कितना सुंदर लग रहा है, क्या अफोर्ड कर सकते हैं, तेरी औकात में नहीं है, कितना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा कुछ तो गाली वाली दे रहा है मुझे हम ऑफेंड हो जाते, कोई ऐसे बोल देना कि भाई तेरे औकात की बात रही है या तेरे औकात की नहीं है, तो हम कैसे फालतू बोल गया, तो कहते ना इट कि यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो फिर भी ठीक लगता है, चलो कोई बात नहीं। तो बजट लाइन क्या है? ये बताता है कि आप अपने गिवन इनकम और गिवन प्राइस लेवल पे किसी गुड्स की मैक्सिमम कितने यूनिट्स को खरीद सकते हो, ठीक है। it shows all the possible combination of two goods that can be bought by any consumer at certain given income and prices of the goods when he spends his entire given income on purchase of these two goods only आर शोन बाय बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या शो करती है कि अगर एक बंदा कुछ इनकम अर्न कर रहा है और दो गुड्स जिनकी प्राइस फिक्स है, इन दो गुड्स को अपनी गिवन इनकम में मैक्सिमम कितना खरीद सकता है, ठीक है। उसी को जो लाइन बता दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन, एज सिंपल एज दैट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी इनकम जो है वो केवल 1,000 रुपए है। सर इतनी कम इनकम क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम्पल से समझना है, ऑफेंड नहीं होना है कि सर 1,000 रुपये इनकम बता रहे हो सर, ये तो इससे ज़्यादा तो पॉकेट मनी है सर, है अरे नहीं पगले, मंथ की, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हमारे को दो सामान खरीदने, एक हमें शर्ट खरीदनी है क्योंकि हमारा बजट बहुत ही ज़्यादा, सॉरी हमारी इनकम बहुत ही कम है, हम मान लेते हैं शर्ट जो है वो मात्र 100 रुपये की है, और जीन्स भी खरीदनी है हमारे को जो कि मान लेते हैं 200 रुपये की है। तो दोस्तों अगर आप सारा का सारा पैसा शर्ट पे खर्च कर दो, सारा का सारा पैसा शर्ट पे, तो कितनी शर्ट आएंगी?
जीन्स कितनी आएंगी? 0, क्योंकि सारा पैसा तो खर्च कर चुके हो, शर्ट खरीद ली ना, अब पैसे बचे ही नहीं, तो जीन्स कितनी आएगी? 0। दूसरी अगर मैं बात कहूं, आप कहते हो कि भाई सारी शर्ट पहन के थोड़ी घूमूंगा, जीन्स भी तो पहननी है ना, ऐसे थोड़ी कि खाली शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने एक जीन्स और खरीद ली। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने जीन्स खरीदी आपको शर्ट कम करनी पड़ेगी। आप शर्ट कितनी खरीद पाओगे? 8, क्योंकि 200 रुपये जीन्स पे खर्च हो गए। कितने पैसे बचे? 800। 800 अगर 100 रुपये की शर्ट है तो 8 शर्टें खरीद सकते हो। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, बोलो हाँ या ना। एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। मान लो आपने कहा कि हम 2 जीन्सें खरीदेंगे, तो फिर ऐसे में ये कितना रह जाएगा? 6। 3 जीन्सें खरीदेंगे तो कितना रह जाएगा? 4। 4 जीन्सें खरीदेंगे तो कितना रह जाएगा? सॉरी, कितना रह जाएगा? 2। 1 मिनट। तो रह जाएगा। और अगर मैं 5 जीन्सें खरीद लूं तो 0। ABCD और E। अब मेरा आप लोगों से ये कहना है कि क्या 5 शर्ट और 5 जीन्स खरीदी जा सकती है? खरीदी जा सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि 5 शर्ट 100 रुपए की, लेकिन 5 जीन्स जो है मल्टीप्लाई बाय 200 1000 रुपए की, ये मेरे बजट से बाहर हो रहा है। 1000 रुपये तो यही हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हम खरीद नहीं सकते। दूसरा समझ लेते हैं, 3,4। क्या ये कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं? 3 शर्टें और 4 जीन्स। जरा देखते हैं, 3 शर्टें मल्टीप्लाई बाय 100 300, 4 शर्टें मल्टीप्लाइड बाय 4 जीन्स मल्टीप्लाई बाय 200 800, 800 और 300 1100। हम ये भी नहीं खरीद सकते, यानी केवल हम यही कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं और मैक्सिमम यही खरीद सकते हैं। ये मैक्सिमम ही है, आप पैसे बचा भी नहीं रहे हो, तो मैक्सिमम ये। और अगर इसी चीज को मैं ग्राफिकली शो कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड दिस विल बी माय बजट लाइन। समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। ये कहलाती है हमारे पास बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब अगर आप पैसा बचाते हो या मैक्सिमम खर्च करते हो तो आपकी बजट इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, यानी आइदर इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, है ना, या फिर इनकम विल बी मोर देन पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। बट इस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे? इस वाले केस में हम लोग पैसा सेव कर रहे होंगे, और मैंने कहा कि अगर हम सेव नहीं कर रहे तो फिर ये इसके बराबर होगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाए? हो सकता है। 1000 रुपये लेके गए और 1200-1300 रुपये खर्च कैसे हो सकते हैं जब इनकम ही उतनी है? हाँ, हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, अ बजट शोज दैट कंज्यूमर कैन चूज ओनली दोज बंडल ऑफ 2 गुड्स विच कॉस्ट आइदर लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। तो बजट लाइन क्या बताता है कि भैया वो आप उसी कॉम्बिनेशन को चूज करोगे जो कि या तो आपकी इनकम के बराबर में आपको मिल जाए या फिर आपकी इनकम से कम में मिल रही हो, उससे ऊपर की चीजें आप चूज नहीं करोगे। जी वैगन नहीं चूज कर सकता हूँ, वैगन आर चूज कर सकता हूँ। समझ में आई बात? एक इसके लिए यही कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अगर मैं इसे शो कर दूं लाइन पे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। दोस्तों यही है आपकी बजट लाइन, और ये जो पॉइंट है ये बताता है कि यहाँ पर आप अपना पैसा सेव कर रहे हो, पूरा पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हो। दोस्तों ये पॉइंट बताता है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल यानी ये वाला पॉइंट आप अटेन ही नहीं कर सकते, अनअचीवेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि आप अपने बजट के बाहर जा ही नहीं पाओगे। क्या आप इस कॉम्बिनेशन को ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, क्योंकि आउट ऑफ बजट है। आप केवल अपने बजट के अंदर इतनी चीज ले सकते हो, इसके अंदर की चीज ले सकते हो, ये सारा अटेनेबल है। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। तो अब ये वाला सेम एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन समझ में आया? अच्छे समझ में आया? वेरी गुड। बजट लाइन की 2 खास बातें हैं। सबसे पहला ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि बजट लाइन के अंदर 1 to 1 का रिलेशन चलता है, ठीक है ना। आप जितना एक चीज की चीजों को बढ़ाओगे एग्जैक्टली उसके इनवर्स में ही दूसरी चीज कम होती चली जाएगी, है ना। एक बढ़ाओगे एक उधर की तरफ भी कम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बजट लाइन एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बजट लाइन कभी भी कर्वी नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरा, स्लोप्स डाउनवर्ड, बजट लाइन फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में आपने एक बात बताई थी कि अगर x वेरिएबल बढ़ रहा है, y वेरिएबल कम हो रहा है तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, ये देखो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर कभी भी एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा? समझ में आई बात? तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ ली हैं? अब हम लोगों ने बजट लाइन के बारे में पढ़ लिया। बजट लाइन की कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहली अजम्पशन होती है कि आपकी इनकम कांस्टेंट है। दूसरी अजम्पशन होती है दोनों गुड्स, एक्स गुड और वाई गुड, दोनों के प्राइसेस भी कांस्टेंट है। तीसरी बात, आप अपना सारा पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। अजम्पशन है ना, वरना हमें कोई और कॉम्बिनेशन। सारी अजम्पशन क्या है कि हम सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। क्लियर यहां तक की बात? तो क्या बजट लाइन इधर उधर जा सकती है, शिफ्ट हो सकती है? पहला, अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन आगे पीछे जा सकती है। जैसे कि अगर आपकी इनकम डबल हो गई, आपकी इनकम क्या हो गई? डबल। आपको मैंने कितनी इनकम दी थी? 1000। आपकी इनकम कितनी हो गई? 2000। अब सिंपल सी बात है, आप सारी गुड्स को डबल डबल खरीद सकते हो। जो 10 खरीद सकते थे आप 20 खरीद पाओगे। तो ऐसे में बजट लाइन कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? राइट्स। दूसरा, अगर आपकी इनकम हाफ हो जाए, तौबा तौबा, ऐसा दिन ना दिखाए भगवान, ठीक है, इनकम हाफ ना कर दे, लेकिन अगर खुदा ना कहा हाफ हो गई तो फिर आप उन्हीं कॉम्बिनेशन को कम खरीदोगे। तो ऐसे में बजट लाइन किधर की तरफ शिफ्ट कर जाती है? लेफ्टवर्ड। समझ में आई बात? दूसरा एजम्पशन लिया था कि प्राइस कांस्टेंट है। क्या प्राइस कांस्टेंट रहता है? जरूरी थोड़ी है, प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर प्राइस गुड्स एक्स का चेंज हो जाए, एक्स ये रहा, एक्स महंगा हो जाए। दोस्तों अगर एक्स महंगा हो जाए तो एक्स हम कम खरीद पाएंगे, वाई उतने का उतना ही खरीद पाएंगे। तो नई बजट लाइन क्या बनेगी? इधर की तरफ बनेगी। दिख रहा है आपको? और ये यहां से यहां थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएगी। दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग पाइवॉट। इसे क्या बोलते हैं? पाइवॉट। क्या बोलते हैं? पाइवॉट। पाइवॉट का मतलब होता है कि मैं एक जगह से तो ऐसे फिक्स हूं, दूसरी जगह से ऐसे खिसक गया। समझ में आई बात? एक जगह से तो हूं, जैसे हूं वैसे ही हूं, लेकिन दूसरी जगह से ऐसे खिसक गया। एक जगह से तो फिक्स है, दूसरी जगह से खिसक गया। अगर दोस्त हमारी एक्स जो गुड है वो सस्ती हो गई, यानी चीप हो गई, डिस्काउंटेड हो गई, मजा आ गया, एकदम सेल चल रही है उस पर, 50% सेल, 60% सेल, तो अब आप उसे ज्यादा खरीद पाओगे। ज्यादा खरीद पाओगे तो ये तो ऐसी रहेगी, लेकिन ये कहाँ चली जाएगी? आगे की तरफ चली जाएगी। समझ में आई बात? और ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और सर राइट वर्ड शिफ्ट नहीं जाएगी, राइट वर्ड पाइवॉट हो जाएगी। सिमिलरली अब ये तो x के लिए था, अगर y के लिए बोले तो y भी हमारे पास या तो कॉस्टली हो सकती है या फिर ये भी चीप हो जाएगी। अगर हमारे पास ये कॉस्टली हो जाएगी तो हम कम खरीद पाएंगे, ये यहाँ चली जाएगी। अगर ये हमारे पास सस्ती हो जाएगी तो हम ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो ये हल्का सा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगी। क्लियर हो गई बात? कि बजट लाइन भी आगे पीछे जा सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली हैं? हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया पहली चीज कि आप खुश कहाँ कहाँ हैं। एक तरफ बातें की मैंने खुशी की, एक तरफ बात की मैंने औकात की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि आप अपनी औकात में मैक्सिमम खुश हो जाओ। यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना। आप अपनी औकात में मैक्सिमम खुश हो जाओ तो आप कहते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मैं भाई अत्यंत सुखी हूं, मजा आ गया, जिंदगी में आनंद आ गया। एग्जाम्पल लेता हूं इसका। मान लो आपकी इनकम जो है उसके अंदर आपके पास वैगन आर भी आ रही है, उसके अंदर आपके पास बलिनो भी आ रही है। आपके आनंद की तृप्ति कहां तक हो रही है? ऑफकोर्स ये बात है, जी वैगन तो औकात में नहीं है। तो मैं खुशी की बात करता हूं। खुशी मेरी वैगन आर में भी थी, मेरी बलिनो में भी थी, मेरी जी वैगन में भी थी, सब में खुशी थी। किसी में ज्यादा किसी में कम खुशी में थी। औकात की बात करें तो औकात मेरी फिक्स थी। अब मेरी औकात के हिसाब से मैं इसे क्या करूंगा? अलाइन करूंगा।
इसमें देखूंगा वैगन आर में भी मैं खुश तो हूं लेकिन थोड़ा कम, मुझे तो मैक्सिमम खुश होना है। जी वैगन में बहुत खुश हूं लेकिन औकात के बाहर है। तो मेरे को लगता है कि बलिनो एक ऐसी है जो मेरी औकात में भी है और मुझे मैक्सिमम खुशी दे सकती है। बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आप अपनी औकात में खुश हो जाओ, ठीक है, और कितना खुश हो जाओ, मैक्सिमम खुश हो जाओ। हंसने वाली, तुम हंस रहे हो यार, बताओ ऐसे तो कह रहे कि अरे यही सच्ची बात है, मैं थोड़ी देसी भाषा में बता दिया मैंने तुम्हारे को, टेक्निकल वर्ड में अगर करोगे तो यही बात लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, अ कंज्यूमर शैल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन subject to his budget constraint. Thus, it refers to a situation in which the consumer, with his given income and prices, purchases such a combination of goods which gives him maximum satisfaction, and he does not want to bring any change in it. भाई मेरे को मेरी इनकम में अगर बलिनो मिल गई तो मैं खुश हूं, मुझे अब नहीं चाहिए कुछ और, आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। समझ में आई बात? Alternatively, this is a condition where consumer reaches the highest indifference curve, which is within his budget constraint or limit. समझ में आई बात? और इसके लिए आपको दो बात देखनी है, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y के बराबर हो। दूसरा, MRS इज डिमिनिशिंग, MRS जो है डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि पहले हमारे पास याद है ना, MRS डिक्रीजिंग ही था, पहले 40 छोड़ने के लिए रेडी थे, फिर 30 छोड़ने के लिए रेडी थे, फिर 20 छोड़ने के लिए, तो MRS डिक्रीजिंग था। ये एक रेशियो रहता है हमारे पास, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे को क्या समझ में आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। इधर देखो, ये था हमारा खुशी की रेखा, ये थी मेरी औकात की रेखा। अगर मैं इन दोनों रेखाओं को मिलाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और जिस जगह पे मैं अपनी औकात में खुश हो गया हूं, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन के साथ क्या है, टेंजेंट हो रही है। याद रखना टेंजेंट होना बहुत जरूरी है। कैसा होना, टेंजेंट होना, टेंजेंट होना बस टू के निकल जाए। समझ में आई बात? तो टेंजेंसी पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये रही आपका वैगन आर, ये रहा बलिनो, और ये रहा जी वैगन। बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? देखो बजट में तो वैगन आर भी है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी कौन दे रहा है मुझे, बलिनो दे रही है। तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे यहां होऊंगा, ना कि यहां और यहां, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहां मिल रहा होगा, ये तो मेरी औकात से बाहर का है। क्लियर हो गई बात? इतना सा टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इस तरीके से ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ।